लीगल एप्टीट्यूड की आज की क्लास का एजेंडा जो है वो ये है कि बिल्किस बानो वाले मामले का द्वितीय भाग हमको पढ़ना है, उसके सेकंड पार्ट पढ़ना है। उसके अलावा दो जजमेंट मैंने सोचा है आपके लिए। इसमें एक जजमेंट है, ये दोनों जजमेंट इसी जनवरी 2023 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा डिसाइडेड हैं। उसमें एक जजमेंट में धारा 420 आईपीसी के आवश्यक तत्वों की चर्चा की है। चीटिंग आप जानते हैं। और एक जजमेंट है जिसमें उन्होंने जजमेंट पास करने के लिए गाइडलाइन दिया है, उस पर मैं चर्चा करना चाहूँगा। और फिर क्विकी का सेक्शन होगा और एक लीगल करंट मैंने सोचा है कि एक पार्ट बनाया जाए, जो भी मुख्य घटनाएं हैं लीगल सिनेरियो में वो आपको बताई जाए। तो उसमें जस्टिस वराले का अपॉइंटमेंट सर्वोच्च न्यायालय में किया गया है, उनके बारे में दो चार बातें, क्योंकि मुझे लग रहा है ये व्यक्तित्व जो है वो इम्पॉर्टेंट है आपकी प्रारंभिक परीक्षा के लिए, और जो व्यक्तित्व पर मुख्य परीक्षा पूछी जाती है उनके लिए भी। तो बिल्किस बानो मामले से शुरू करते हैं। और जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, ये बहुत इनफेमस केसेस में से एक था, यानी बहुत जिसको कहें कि गलत कारणों से ये चर्चा में था केस, क्योंकि इसमें एक महिला के साथ गैंगरेप हुआ था और उसके परिवार के कई व्यक्तियों का मर्डर किया गया था, जिसमें 11 दोषियों को दोषी सिद्ध किया गया। और फिर बाद में उन्होंने जो रेमिशन पॉलिसी है, यानी जो परिहार करने की नीति है सीआरपीसी के अंतर्गत, धारा 432, 33, 34, 35 इत्यादि को मिला करके उसके अंतर्गत उन्होंने अपनी सजा को माफ़ करने के लिए आवेदन दिया। राज्य सरकार ने उसे माफ़ कर दिया। राज्य सरकार ने जब उसे रेमिट किया, तब जो है बिल्किस बानो सर्वोच्च न्यायालय चली गई और उन्होंने उनके साथ कई और लोगों ने PIL फाइल की। और फिर सर्वोच्च न्यायालय का ये जजमेंट आया कि गुजरात सरकार को कोई भी विधिक रूप से अधिकारिता नहीं थी इस मामले को रेमिट करने का, और ये जो वो है अधिकार है ये महाराष्ट्र सरकार को ही है जहाँ पर वो मामला चला। ये कुल मिलाकर के फैक्चुअल मैट्रिक्स है, यानी ये तथ्यात्मक रूपरेखा है इस पूरे मामले की। तो ये हम सब जानते हैं, हमने पिछली बार में डिस्कस किया था। आज मैं जो कुछ बताने वाला हूँ आपको, वो मुख्य बात यह है कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले को निर्धारित करने के लिए क्या क्वेश्चन ऑफ लॉ बनाए थे, यानी किन प्रश्नों पर ये पूरा मामला लड़ा गया और डिसाइड किया सर्वोच्च न्यायालय ने। और उसी क्रम में सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत सारी ऐसी बातें कही हैं जो कि हमको याद रखनी चाहिए और हम उसे मुख्य परीक्षा और अपने उत्तर में यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसी सेगमेंट से शुरुआत करता हूँ इस क्लास का, और इसको लेकर के चलेंगे। तो बिल्किस बानो से के इस सेगमेंट में मैं बिल्किस बानो जो है कि जो निर्णय में उन्होंने कहा है सर्वोच्च न्यायालय ने, जो क्वेश्चन ऑफ लॉ उन्होंने बनाया, तो वो क्या था, उस पर उन्होंने जो डिसाइड किया वो क्या था, वो हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि उन्होंने जो डिसाइड किया वो क्या था, बल्कि महत्वपूर्ण ये है कि उस चीज़ को डिसाइड करने में सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ टिप्पणियां ऐसी की हैं जो हमारे लिए जानना जरूरी है, महत्वपूर्ण है, जिन्हें हम अपने उत्तर लेखन में या निबंध लेखन में यूज़ कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। बेसिक बात जो ये है कि ये जो जजमेंट है ये जस्टिस BV नागरत्नम्मा और जस्टिस उज्जवल भुइयां की डिवीज़न बेंच ने दिया है। और इसने अपने पहले के जो डिवीज़न बेंच का निर्णय है जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस कृष्ण मुरारी का, उसके निर्णय की आलोचना करते हुए ये निर्णय कहा है। आलोचना नहीं कहना उचित होगा क्योंकि वर्ड वहाँ पर स्ट्रेंज शब्द यूज़ किया है जस्टिस नागरत्नम्मा ने, तो आलोचना तो कहना उचित नहीं होगा। लेकिन अगर हम
एक इम्पार्शियल दृष्टि रखें या इम्पार्शियल दृष्टिकोण रखें तो हम ये कह सकते हैं कि आलोचना ही है। स्ट्रेंज शब्द का जो यूज है वो नकारात्मक सेंस में ही किया गया है। अब मैं एक एक प्रश्न आपको बताता हूं और एग्जैक्टली उस में क्या कहा गया है वो मैं आपको बताता हूं। आप ध्यान से उसको सुनते रहिएगा और बाद में आप चाहे तो साथ ही साथ नोट भी कर सकते हैं। मैं इतना इजी लेकर के उसको चलूंगा। जो पहला प्रश्न बनाया वो मेंटेनेबिलिटी पे था, यानी क्वेश्चन ऑफ लॉ ये था कि बिल्किस बानो जो है वो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सीधे सर्वोच्च न्यायालय नहीं आ सकती हैं। इनको पहले हाई कोर्ट में जाना चाहिए था और तब वहां पर अपनी मांग करनी चाहिए थी और फिर यहां पर आना चाहिए था। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है इसको सुनना है। द राइट टू फाइल ए पिटीशन अंडर आर्टिकल 32 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो ए फंडामेंटल राइट। बहुत अच्छी बात कहा है। अनुच्छेद 32 के तहत पिटीशन फाइल करने का अधिकार भी एक मूल अधिकार है। In the instant case, the petitioner Bilkis Bano has filed her writ petition under Article 32 of Constitution in order to enforce her fundamental right under Article 21 of Constitution, which speaks of right to life and liberty, and Article 14 which deals the right to equality and equal protection of law. कोर्ट कह रही है कि इस पिटीशन में बिल्किस बानो ने अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के लिए याचिका दायर की है। We think that aforesaid constitutional remedies also to enforce the goal enshrined in the preamble of Constitution which speaks justice, liberty, equality and fraternity. हम ये सोचते हैं कि ऊपर वर्णित संवैधानिक उपचार प्रियम्बल में जो दर्शन दिए गए हैं, समता, न्याय, बंधुत्व और अखंडता इत्यादि को इन्फोर्स करने के लिए भी हैं। There is another stronger reason as to why the said petitioner has approached the court by filing a petition under Article 32 of Constitution rather than invoking 226 of Constitution before High Court. That is because earlier one of the respondents, namely respondent number 3, Radheshyam Bhagwan Das Shah, has preferred a writ petition invoking Article 32 of Constitution before this court by seeking a direction of the state to Gujarat consider his case for remediation under the policy of 1992. This court issued a categorical direction of that effect. कोर्ट ये कह रही है कि फंडामेंटल राइट के वायलेशन का आधार के अलावा एक आश्चर्यचकित करने वाला या एक रिमोट रीजन ये भी है कि जो आरोपी हैं राधेश्याम भगवान दास शाह, लाला वकील जिनका उपनाम है, उन्होंने भी आर्टिकल 32 के अधीन इस कोर्ट के समक्ष रिमिशन पॉलिसी 1992 के आधार पर माफ किए जाने की मांग की थी। तो इसीलिए बिल्किस बानो का हमारे व्यू में ये अधिकार बनता है कि उन्होंने जो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत इस न्यायालय को अप्रोच किया है वो ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन ऑफ लॉ था मेंटेनेबिलिटी पे, जिसको कोर्ट ने मना कर दिया। आप जानते हैं कोर्ट ने इसमें एक्सेप्ट किया कि राइट टू फाइल ए पिटीशन अंडर आर्टिकल 32 इज आल्सो ए फंडामेंटल राइट अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा, ऑन मेंटेनेबिलिटी ऑफ FPIL फाइल्ड बाय थर्ड पार्टीज इन दैट केस। ये जो बिल्किस बानो ने फाइल किया तो इसी के साथ साथ महुआ मोइत्रा, जो आप जानते हैं तृणमूल कांग्रेस की सांसद हैं वो, और प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा जो ये फॉर्मर वाइस चांसलर रही हैं लखनऊ विश्वविद्यालय की, ये और सुभाषनी अली
जो मार्क्सवादी नेता हैं और कई सामाजिक सरोकारों से संबंध रह चुकी हैं, 3 महिलाओं ने भी अलग अलग PIL फाइल की थी इसी निर्णय के अगेंस्ट, गुजरात सरकार के इस निर्णय के अगेंस्ट। तो दूसरा क्वेश्चन ऑफ लॉ बनाया गया सुप्रीम कोर्ट के सामने कि इन लोगों का कोई लोकस नहीं है, इन लोगों के द्वारा जो PIL फाइल की गई है वो नहीं की जानी चाहिए थी। तो एक्चुअली हुआ इसमें यह था कि इन लोगों की PILs को, बिल्किस बानो को, सबको क्लब करके सर्वोच्च न्यायालय ने सुना था। उसी बिंदु पर अब देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है। In previously decided cases, the Supreme Court has taken the view that a total stranger in a criminal case cannot be permitted to question the correctness of a decision. सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि पहले ये पूर्ण रूप से निर्धारित किया गया है कि जो दांडिक मामले होते हैं उसमें से कोई ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल भी उससे संबंधित नहीं है वो पिटीशन फाइल नहीं कर सकता। We do not think it is necessary to answer the point regarding maintainability of PILs in this case, in as much as one of the victims, namely Bilkis Bano, has filed a writ petition invoking Article 32 of Constitution, assailing the order of remission which we have held to be maintainable. तो ये कह रहे हैं कि the question regarding maintainability of a PIL challenging others of remission is kept open to be considered in any other appropriate case. कोर्ट ने ये कहा कि चूंकि इसी मामले में अनुच्छेद 32 के तहत एक याचिका बिल्किस बानो ने दायर कर दिया है ऑलरेडी, तो इसका मतलब है कि इस मामले के सुने जाने का जो लोकस है वो कोर्ट में निहित हो चुका है। तो अगर अन्य लोग PIL इस पर फाइल की जानी चाहिए या नहीं की जानी चाहिए, इस प्रश्न पर उत्तर देने की कोई आवश्यकता नहीं है। चूंकि वो अगर ये ना फाइल होता तब ये इंपॉर्टेंट हो जाता, लेकिन चूंकि वो ऑलरेडी फाइल हो चुका है और कोर्ट एक्सेप्ट कर रही है कि वो फंडामेंटल राइट है फाइल करना, तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। और इस प्रश्न का उन्होंने इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं कि मना कर दिया उन्होंने कि हम इसका उत्तर नहीं देंगे। अगला जो प्रश्न था कि ऑन ग्रांट ऑफ रेमिशन, यानी कि क्या कोर्ट रेमिशन पर कोई बात कर सकती है या नहीं कर सकती है, या अगर परिहार किया गया है या रेमिट किया गया है तो क्या कोर्ट उसे नलीफाई कर सकती है या ग्रांट कर सकती है, नहीं। ये तीसरा प्रश्न था। इस पर देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। In the case of a remission, the guilt of the offender is not affected, nor is the sentence of the court, except in the sense that the person concerned does not suffer incarceration for the entire period of the sentence, but is relieved from the serving out of part of it. कोर्ट ये कह रही है कि रिमिशन का जहाँ प्रश्न होता है उसमें अफेंडर का दोष इफेक्ट नहीं होता, ना ही उसका जो दंड का सजा है वो इफेक्ट होता है। इसमें सिर्फ ये किया जाता है कि जो सजा उसको भोगी जानी है उसे अच्छे कारणों से माफ कर दिया जाता है, यानी कि अब उसे वो सजा नहीं भोगनी है। फिर आगे कह रही है कोर्ट, ऑन द इशू ऑफ रेमिशन द सुप्रीम कोर्ट हैड previously observed that an order of remission does not wipe out the offense, it also does not wipe out the conviction. All that it does is to have an effect on execution of the sentence. Though ordinarily a convicted person would have to serve out a full sentence imposed by a court, he need not do so with respect to that part of sentence which has been ordered to be remitted. कोर्ट ने कहा कि पहले भी सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर बात कर चुकी है और उसने कहा है कि जो सेंटेंस होता है या जो उसका दोष होता है वो वाइप आउट नहीं होता है, सिर्फ इसमें इतना होता है कि जितना कारावास उसे भोगना है उसे उतना भी भोगना नहीं चाहिए। There has to be an application of mind on issue of grant of remission and the power of remission cannot be exercised arbitrarily. इसीलिए रेमिशन का पावर आर्बिटरी रूप से या मनमानेपन से बिना किसी आधार के नहीं किया जा सकता है और इसीलिए कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन रेमिशन पर बन जाता है। तो इसका मतलब है उन्होंने इस तथ्य को नकार दिया कि रेमिशन ग्रांट करने पर कोर्ट इंटरवीन नहीं कर सकता है। कोर्ट का जो फाइंडिंग थी वो ये थी कि वो कर सकता है।
अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात था, जो मुख्य विधि का प्रश्न था, और वो प्रश्न था, डिड द गुजरात गवर्नमेंट हैव द पावर टू ग्रांट रेमिशन टू कन्विक्ट्स। इसमें ये प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण था, मुख्यतः इसी प्रश्न को डिसाइड किया गया। ये प्रश्न था कि क्या गुजरात सरकार को ये अधिकार है कि वो इन एप्लीकेशंस को डिसाइड करे, और इस प्रश्न पर वो क्या कह रही है। देखिए, मैं इसको थोड़ा, ये लंबा पार्ट रहेगा, चूंकि मुख्य बात ये है, इसको मैं पढ़ता हूं और एक एक करके आपको एक्सप्लेन करता हुआ चलता हूं। देखिए, Supreme Court says that the place of occurrence of the incident or places of imprisonment of convicts are not relevant consideration for grant of remission, and the same has been excluded from the definition of expression appropriate government under section 332 of CRPC। कोर्ट ने सबसे पहली बात ये कहा कि जहां पर घटना घटी है वहां पर, और जहां पर वो जेल में रहे हैं वहां पर, इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना होगा, ये दोनों गुजरात था, घटना गुजरात में घटी और बाद में वो गोधरा सब जेल में वो अपना सजा काट रहे थे। कोर्ट ने कहा ये दोनों जगह रेलिवेंट फैक्टर नहीं मानी जाएंगी समुचित सरकार को डिसाइड करने के लिए, जो कि धारा 432 में कहा गया है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि जहां पर वो घटना घटी और जहां पर उन्होंने जेल काटा, ये दोनों एक्सक्लूड रहेंगी। तो सीधी सी बात है, जुरिडिक्शन किसका बनेगा? महाराष्ट्र गवर्नमेंट का। फिर आगे लिखा है, कोर्ट कह रही है, इफ द इंटेंशन ऑफ द पार्लियामेंट वाज दैट irrespective of the court before which the trial and conviction has taken place, the order of revocation can be considered by the government within whose territorial jurisdiction the offence has been committed or the offender is imprisoned, the same would have been indicated by definition। कोर्ट कह रही है कि अगर विधायिका का आशय होता कि वही सरकार या उसी जगह की सरकार को अधिकार होगा जहां ये घटना घटी है, जहां पर वो जेल में कारावास भोगा, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से इस बात का मेंशन किया होता। लेकिन उन्होंने वहां पर सिर्फ क्या लिखा है? समुचित सरकार। तो जो समुचित शब्द यूज किया है उसका सीधा सा तात्पर्य यह है कि जहां पर ऐसा मुकदमा लड़ा गया या जिस जहां की कोर्ट ने ऐसे मुकदमे पर सजा सुनाई। आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, The intention of the parliament is that the government of the state within which the offender was tried and sentenced is the appropriate government to consider either an application made by convict for remission of sentence under 332 of CRPC। लिख रहे हैं, कोर्ट ने कहा कि विधायिका का इंटेंट ये था, ये आशय ये था कि उस राज्य की सरकार को समुचित सरकार माना जाएगा जिस राज्य की स्थानीय सीमा के भीतर वह ऑफेंस विचारित किया गया और उसे दंड सुनाया गया। अकॉर्डिंग टू अस, इवन इन ए केस वेयर द ट्रायल हैज बीन ट्रांसफर्ड बाय दिस कोर्ट फ्रॉम ए कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन ऑफ ए स्टेट to a court in another state, it is still the government of the state within which the offender was sentenced, which is the appropriate government which has the jurisdiction as well as contemporary to pass an order of remission under section 344-32 of the CRPC। इसके बाद कोर्ट ने कहा, यहां तक कि अगर कोई मामला सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किसी अन्य राज्य को ट्रांसफर किया जाता है, उस परिस्थिति में भी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वही गवर्नमेंट होगी जिस गवर्नमेंट के स्थानीय अधिकारिता के भीतर सेंटेंस और ट्रायल किया गया होगा। फिर लिखेंगे, उसी में आगे मतलब सुनेंगे, आगे लिखा गया, Therefore, it is not the government of the state within whose territory the offence occurred or the convict is imprisoned which can assume the power of relation. In our view,
On a plain reading of section 432 of CRPC and considering the judgment of this court, it is the state of Maharashtra which has the jurisdiction to consider the application of remission vis-a-vis convict herein as they were sentenced by special court Mumbai. कोर्ट कह रही है कि 432 का प्लेन अगर हम मीनिंग ध्यान दें और इस कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट्स हैं उन पर ध्यान दें तो हमको ये कहना पड़ता है कि समुचित सरकार का तात्पर्य उस सरकार से है जो सरकार या जिस सरकार के स्थानीय क्षेत्राधिकार के अंदर उसे दंड दिया जाता है। इसी में देखिए ये एक वो लिख लेंगे, साइटेशन लिख लेंगे और ये साइटेशन है लक्ष्मण नस्कर वर्सेस भारत संघ। लक्ष्मण नस्कर वर्सेस भारत संघ 2080 का ये जजमेंट है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बात तय किया कि वह राज्य समुचित सरकार माना जाएगा जिसका लोकल जुरिडिक्शन के अंतर्गत वो ऑफेंस घटा या तथा जहां पर विचारण करके उसे सजा सुनाई गई। तो कोर्ट वही कह रही है कि इस कोर्ट के जो इस्टेब्लिश लॉ है और दूसरा जो धारा 432 है उसके अगेंस्ट है ये पूरा फाइंडिंग। अब अगला देखिए बनाता हूं, अगला जो वो है कोर्ट ये है ऑन सेपरेशन ऑफ फैक्ट बाय कन्विक्ट एंड गुजरात गवर्नमेंट। सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि जो कन्विक्ट थे उन्होंने कुछ तथ्यों को छुपाया और गुजरात गवर्नमेंट ने भी कुछ तथ्यों को छुपाया, हिडन किया, हाइड किया, ओमिट किया और उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने देखिए क्या कहा। वन ऑफ द कन्विक्ट्स राधेश्याम भगवान दास शाह यानी छोटा वकील इनको कहते हैं उपनाम, has initially approached the High Court of Gujarat for a direction to consider his application for remission by the state of Gujarat. By order dated 17/7/2019, the High Court disposed his application, observing that he should approach the appropriate government, being the state of Maharashtra. His second such application before Gujarat High Court was also dismissed by order dated 13/3/2020. After this, the convict approached the Supreme Court in a writ petition but suppressed the following fact. कोर्ट ये कह रही है कि ये गुजरात हाई कोर्ट गए 17/7/2019 को, जिसमें उसने मना कर दिया कि इस राज्य को कोई अधिकारिता नहीं है। उसके बाद जो है वो गुजरात हाई कोर्ट में दूसरी एप्लीकेशन उन्होंने डाला 3/3/2020 को, उसने भी यही बात कहा ये दैट द सीबीआई हैज गिवन, सीबीआई जिसने इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी थी उसने अपने लेटर डेटेड 14/8/2019 को इनसे निगेटिव रिपोर्ट दिया था, यानी कि इनको रेमिट ना किया जाए। That the special judge CBI Mumbai has given a negative recommendation via his letter dated 3/1/20. The Superintendent of Police Dahod Gujarat has given a negative recommendation. The District Magistrate Dahod Gujarat had given a negative recommendation. जब हम 434, 435 या 433 इत्यादि पढ़ते हैं तब उसमें हम ये देखते हैं कि जिस कोर्ट ने डिसाइड किया था उससे वो लिया जाता है, राय लिया जाता है। तो सरकार ने रिमिशन पॉलिसी बनाई है, उसकी एक प्रक्रिया ये है कि लोकल पुलिस से ये पूछा जाता है कि अगर इनको छोड़ा जाए तो कोई समस्या तो नहीं होगी, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से पूछा जाता है और उस कंसर्निंग जज से भी पूछा जाता है जो जज जिसने सजा दिया था। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि तीनों लोगों ने ये निगेटिव रिपोर्ट दिया था कि इन्हें ना छोड़ा जाए।
उसके बाद भी गुजरात सरकार ने ये किया। और अगला देखिए क्या, फर्दर द कन्विक्ट आल्सो मेड ए मिसलीडिंग स्टेटमेंट बाय रेफरिंग टू ऑर्डर डेटेड 5/8/2013 ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट इन जूटो juxtaposition to the order of Gujarat High Court dated 17/7/2019 to contend that there was a divergent opinion between the two High Court as who is the appropriate High Court. The convict misleadingly projected as if the two High Courts had contradicted themselves in each other. इसने झूठ बोला अपने पिटीशन में कि दोनों हाई कोर्ट में इस बात पर बहस है, इस बात पर मतभेद है कि कौन अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगा। तो कोर्ट ने कहा कि जब भी कोई व्यक्ति किसी ऐसे प्रेयर की मांग करता है जिसमें साम्या के आधार पर, शुद्ध अंतःकरण इत्यादि के आधार पर किसी रेमेडी की मांग होती है, तो उसको भी कोर्ट साम्या बरतना चाहिए या साफ हाथों से आना चाहिए। और जो इस मामले में कई फैक्ट ऐसे हैं जो मिसलीड किए गए, जो छिपाए गए, और इसलिए साम्या के आधार पर या नैतिकता के आधार पर अभियुक्त इस रेमेडी को पाने का हकदार नहीं है। तो ये एक अच्छी बात थी। अब अगला जो प्रश्न था वो ये प्रश्न था कि ऑन द अब्यूज ऑफ पावर बाय गुजरात गवर्नमेंट, यानी कि गुजरात गवर्नमेंट ने पावर का दुरुपयोग किया है, उस पर टिप्पणी किया है। देखिए मैं पढ़ रहा हूं, एग्जैक्टली वो लाइन पढ़ रहा हूं, फिर आपको अर्थ बताऊंगा। Usurpation of power arises upon a particular discretion vested in a particular authority is exercised by some other authority in whom such power does not lie. यानी यूसपेशन का मतलब होता है, अभी मैं वो स्पेलिंग लिख दूंगा, हड़पना, गलत तरीके से ले लेना। तो ये कह रहे हैं गलत तरीके से शक्ति को लेना वहां पर होता है जबकि वह शक्ति किसी और प्राधिकारी में निहित होती है और उसे बिना किसी विधिक आधार के कोई व्यक्ति यूज करता है, तो वह गलत होता है। In such a case, the question whether the authority which exercised discretion was competent to do exercise. The exercise of discretion and the passing of order of remission in this case was an instance of usurpation of power by Gujarat government. कोर्ट ने ये कहा कि ये जो पूरी प्रक्रिया है ये महाराष्ट्र सरकार के डोमेन में आती थी और गुजरात सरकार द्वारा उसे अपनी शक्तियों को बना करके यूज करने का मतलब है कि उसने यूजपेशन ऑफ पावर का यूज किया गया है, यानी शक्ति को हड़प लिया है। और सीधी सी बात है, इसके बाद कोर्ट ने यह भी बहुत क्रिटिसाइज किया। देखिए वो क्या लिख रही है, वी फेल टू अंडरस्टैंड एज टू वाई द स्टेट ऑफ गुजरात डिड नॉट फाइल ए रिव्यू पिटिशन सीकिंग करेक्शन ऑफ ऑर्डर डेटेड 13/5/22 passed by this court. Had the state of Gujarat filed an application seeking review of said order and impressed both upon this court that it was not appropriate government but the state of Maharashtra was the appropriate government, ensuring litigation would not have arisen at all. कोर्ट ये कह रही है कि इसीलिए गुजरात हाई कोर्ट ने इस न्यायालय के उस निर्णय पर जो कि मई में दिया गया था 13 मई को, जिसने कहा था कि 1992 की पॉलिसी के आधार पर आप छोड़ सकते हैं, रिव्यू फाइल नहीं किया। तो इससे सीधी सी बात ये पता लगता है कि स्टेट ऑफ गुजरात इन लोगों को छोड़ना ही चाहती थी और इसे उसने कोर्ट ने एक शब्द लिखा है यूजपेशन, ये अच्छा शब्द है, इसे मैं लिख देता हूं। देखिए यू स्क्रीन दिखाइएगा प्लीज, USURPATION यूसपेशन, इसका मतलब होता है शक्तियों का गलत तरीके से
हड़पा जाना, ये शब्द यूज करना है। अब लास्ट वाला क्वेश्चन बनाया था कि पर्सनल लिबर्टी के ब्रीच हो रहा है, इस पर उन्होंने कहा है। तो कुल मिलाकर के अब इस लास्ट बिंदु को हम इसमें डिस्कस करें, इसके पहले मैं आपको बता देता हूं कि गुजरात सरकार की एक रेमिशन पॉलिसी है 1992 की, वो एक पन्ने का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है। उसमें पूरा गुजरात सरकार के डिस्क्रिप्शन को दिया गया है, जिस आधार पर वो छोड़ सकती है, तो उसमें कोई बहुत खास लिमिटेशंस नहीं। उसमें उससे अगर दिया जाए रेमिशन तो फायदा है इन लोगों का। लेकिन जो 2014 की पॉलिसी है वो ज़्यादा कठोर है। देखिए मैं लिख देता हूं आपके लिए ताकि आपके दिमाग में ये बात बैठ जाए। जो परिहार नीति है, रेमिशन पॉलिसी है, ये 1992 की है और एक 2014 की है। तो जो 2014 की है ये ज्यादा कठोर है। जैसे इसने कहा कि अगर कोई हीनियस क्राइम है, रेप है, गैंग रेप है, या बच्चों का मोलेस्टेशन है, या भारत की सामाजिक आर्थिक दशा को प्रभावित करने वाले अधिकार हैं, तो इसमें रेमिट नहीं किया जाना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, अगर किसी अपराध की जांच सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन या केंद्रीय अन्य किसी एजेंसी द्वारा की गई है, जैसे एनआईए या सीबीआई द्वारा, तो उसमें भी नहीं छोड़ा जाना चाहिए। और ये दोनों बातें इसमें थी। तीसरी बात, जब छोड़ा जाए तो बहुत सारे फैक्टर्स उसमें काम आते हैं। मेरे पास मैंने नोट किया है, उन फैक्टर्स को देखा जाना चाहिए। देखिए उसमें है, वेदर द ऑफेंस इज एन इंडिविजुअल एक्ट ऑफ क्राइम दैट डज नॉट अफेक्ट द सोसाइटी, यानी क्या वो एक व्यक्तिगत कार्य है जो समाज को अफेक्ट नहीं करता। वेदर देयर इज ए चांस ऑफ क्राइम बीइंग रिपीटेड इन फ्यूचर, यानी क्या अपराध के पुनरावृत्ति की संभावना है। वेदर द कन्विक्ट हैज लॉस्ट द पोटेंशियली टू कमिट क्राइम, यानी क्या अपराधी ने अपनी शक्ति या गुणवत्ता को खो दिया है पुनः अपराध करने में। Whether any purpose is being served in keeping the convict in provision, क्या अपराधी को जेल में रखने से कोई उद्देश्य की पूर्ति होगी। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ कन्विक्ट फैमिली, यानी कि उसके परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा क्या है। ये सारे फैक्टर्स के आधार पर छोड़ा जाता है। इस मामले में हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट के डिवीजन बेंच ने डिसाइड किया कि गुजरात सरकार को 1992 का पॉलिसी फॉलो करना चाहिए और छोड़ सकता है। वही निर्णय आधार बना इन लोगों के छोड़े जाने का। उसी का क्रिटिसिज्म किया है जस्टिस नागरत्नम्मा ने, जो मैंने आपको बताया था। तो सीधी सी बात यह है कि 1992 की जो परिहार की नीति है वो कम कठोर है, 2014 वाली ज्यादा कठोर है। चूंकि इनको 1992 वाले से छोड़ा गया था, यह भी आलोचना का एक कारण बना। साम्य का मतलब होता है जो उचित हो, युक्तियुक्त हो, वो नियम। अब मैं लिख रहा हूं, दो कोटेशन लिख देता हूं जो हम लिखते हैं हर बार इस सेगमेंट में, और दो से ज्यादा नहीं लिखूंगा, पर्सनल लिबर्टी के ऊपर। देखिए, In our view, the most important constitution value is personal liberty, which is
a fundamental right enshrined in Article 21. It is, in fact, inalienable. इनएलिनेबल का मतलब होता है अपृथककरणीय. राइट ऑफ ए मैन and which can be deprived of or taken away लिखिए, taken away only in accordance with law. This is the quintessence of Article 21. तो इनएलिनेबल का मतलब होता है अप्रतिकरणीय और क्विंटेंसेंस का मतलब होता है सार. तो इस अब देखिए ये कोटेशन जस्टिस नागरत्नम्मा साइटेशन हमने पहले लिखा है. ये कह रही है कि हमारे दृष्टिकोण में सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार दैहिक स्वतंत्रता का है, जो कि फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21. यह व्यक्ति का अपृथककरणीय राइट है जिसे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही छीना जा सकता है, और यही इस अधिकार का सार है. एक तो ये. दूसरा कोटेशन इसी क्रम में, इन आवर व्यू this court must be a beacon, BEACON, अभी अर्थ बता दूंगा, be a beacon in upholding the rule of law. In upholding the rule of law, failing which it would give rise to an impression that this court is not serious about rule of law and therefore all courts in the country
country could apply it selectively and thereby could leave thereby lead to a situation where the judiciary is unmindful of law. देखिए कितनी अच्छी बात कही है उन्होंने. इन आवर व्यू यानी हमारे दृष्टिकोण में दिस कोर्ट मस्ट बी ए बीकन. बीकन का मतलब होता है लाइट हाउस. लाइट हाउस का मतलब होता है पुराने ज़माने में जो बंदरगाह होते थे उन पे बहुत बड़े खंबे पे एक लाइट लगाई जाती थी जिससे जहाज दूर समुद्र में हो तो लाइट हाउस देख करके वो जान जाए कि हमको यहीं जाना है. तो वही वो कह रहे यानी कि पथ प्रदर्शक आप कह सकते हैं. पथ प्रदर्शक. तो जो ये कोटेशन है वो है इन आवर व्यू दिस कोर्ट मस्ट बी ए बीकन इन अपहोल्डिंग द रूल ऑफ लॉ. यानी कि विधि के शासन को स्थापित करने में कोर्ट को पथ प्रदर्शक होना चाहिए. फिर आगे लिंक द कोर्ट ऑफ लॉ फेलिंग विच इट वुड गिव राइज टू एन इम्प्रेशन दैट दिस कोर्ट इज नॉट सीरियस अबाउट रूल ऑफ लॉ. अगर इस कर्तव्य पालन में कुछ कोताही या लापरवाही होती है तो ये मानना उचित होगा कि यह न्यायालय रूल ऑफ लॉ यानी विधि के शासन को गंभीरता से नहीं ले रही है. नॉट सीरियस इन रूल ऑफ लॉ एंड देयरफॉर ऑल कोर्ट्स इन द कंट्री कुड अप्लाई इट सेलेक्टिवली. और फलस्वरूप इस भारत के सारे न्यायालय इसे बहुत संक्षिप्त रूप में लागू करेंगे and thereby lead to a situation where the judiciary is unmindful of rule of law. और इसके फलस्वरूप एक यह अप्रोच उत्पन्न होगा या एक ऐसी परिस्थिति आएगी जहां पर यह कहना पड़ेगा कि जुडिशरी जो है अनमाइंडफुल ऑफ रूल ऑफ लॉ है. अनमाइंडफुल ऑफ रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कि रूल ऑफ लॉ के प्रति बेपरवाह है या सावधान नहीं है. तो ये दो कोटेशन इस पूरे मामले को तय करते हुए जस्टिस नागरत्नम्मा ने टिप्पणी किया. पर्सनल लिबर्टी पर और भी काफी कुछ उन्होंने कहा है लेकिन उस पर मैं नहीं जाऊंगा. ये दो कोटेशन हमको नोट कर लेना चाहिए. ये अच्छी बातें हैं. फिर कभी मौका लगेगा तो इसमें एक दो बातें और आर्टिकल 21 पर आपको लिखवा दूंगा जब ऐसा संदर्भ आएगा. तो कुल मिलाकर के जो बिल्किस बानो का निर्णय है सर्वोच्च न्यायालय की नागरत्नम्मा बेंच द्वारा जस्टिस नागरत्नम्मा की बेंच द्वारा बहुत स्वागत योग्य है. और उन्होंने ये मैं बहुत बोल्ड स्टेप कहूँगा. इसका कारण है कि जस्टिस नागरत्नम्मा ने काफ़ी आलोचना की है अपने पूर्व के फैसले में. तो ये तो बिल्किस बानो का सेकंड पार्ट था. अब अगले सेगमेंट में लीगल करंट का एक सेगमेंट है. उसमें मैं कुछ फैक्ट आपको बताना चाहूँगा नए अपॉइंटमेंट के बारे में. और उसका कारण है कि ये एक बहुत देखिए ये क्या खास बात है इसमें. प्रसन्ना बी वराले जस्टिस लगा देना है. इनका जो
अपॉइंटमेंट हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में हुआ है और इसी 25 जनवरी को इन्होंने शपथ भी ग्रहण कर लिया है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का। खास बात ये है कि ये कर्नाटका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे अभी, और इनका मूल जो उच्च न्यायालय है वो मुंबई हाई कोर्ट। तीसरी सबसे खास बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑल इंडिया रैंकिंग में 6वें नंबर पर थे, तो 5 लोगों को पीछे करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के कोलोजियम ने इनको रिकमेंड किया है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये मान भी लिया और इनकी पद ग्रहण में मतलब शपथ ग्रहण भी हो गया। जस्टिस वराले के अपॉइंटमेंट ने ये बात स्थापित की है कि अब सर्वोच्च न्यायालय में जो टोटल स्ट्रेंथ है 34 जजेस की वो पूरा हो गई है और इसमें 3 जजेस अनुसूचित जाति कम्युनिटी से हैं, जिसमें जस्टिस गवई BR गवई और जस्टिस CT रवि कुमार और अब जस्टिस वराले। यानी ये पहला मौका होगा जबकि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में एक साथ 3 अनुसूचित जाति के जजेस हैं, इसलिए फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हमको याद रखना चाहिए। जस्टिस वराले के बारे में 2008 में इन्होंने प्रैक्टिस शुरू किया और 2008 में नहीं, उसके पहले प्रैक्टिस शुरू किया था। 2008 में इन्होंने इन्हें अपॉइंट किया गया जज के रूप में और एलिवेट किया गया और फिर चीफ जस्टिस बने अक्टूबर 2022 में कर्नाटका हाई कोर्ट के। 2 बातें इंपॉर्टेंट हैं। एक बात तो ये है कि 23 साल के अपने लिटिगेशन के कैरियर में जस्टिस वराले सिविल, क्रिमिनल, लेबर, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के बहुत बड़े जानकार माने हैं और जस्टिस वराले का एक कनेक्शन डॉक्टर अंबेडकर से भी है, क्योंकि कर्नाटका हाई कोर्ट के फैसिलिटेशन जो इनका पार्टी दी गई थी जो इनके एलिवेशन पर वहाँ से, तो फेयरवेल पार्टी आप जिसे बोल सकते हैं, उसमें जस्टिस वराले ने इस बात को बताया कि उनके ग्रैंडफादर को डॉक्टर अंबेडकर औरंगाबाद लेकर के गए थे पढ़ने के लिए, जो कि अब छत्रपति संभाजी नगर कहा जाता है, और उन्हें अपने कॉलेज में सुप्रिटेंडेंट नियुक्त किया था और फिर बाद में उनके पिताजी मुंबई हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार होकर के रिटायर हुए और वराले, जस्टिस वराले आप देख ही रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाले न्यायाधीश हैं। 2 बातें मैं पढ़ के बताना चाहूँगा। इसमें एक तो जस्टिस वराले जो है ये सुओ मोटो PIL कॉग्निजेंस लेने में इनका बहुत बड़ा रिकॉर्ड रहा है। कर्नाटका और मुंबई हाई कोर्ट के जस्टिस रहने के दौरान जस्टिस वराले ने कई स्वतः संज्ञान लेकर के PILs को डिसाइड किया है, जिसमें से 1-2 मैं आपको बता देता हूं। देखिए मेरे पास इसका डेटा है और जनवरी 2023 में बंगलुरु मेट्रो पिलर कोलैप्स हो गया, जिसमें एक मतलब युवा माँ और उसके बेटी की मृत्यु हो गई थी और तब जस्टिस वराले ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके जो लोकल सिविक अथॉरिटीज हैं उनसे जवाब तलब किया था। इसके अलावा दिसंबर 2023 में उन्होंने एक ट्राइबल वुमेन जिसको नग्न करके पीटा गया था क्योंकि उसके पुत्र ने एक बड़ी जाति के महिला से प्रेम संबंध स्थापित करने की गुस्ताखी की थी, इसके लिए भी उन्होंने DGP वगैरह को बुला लिया था। इसके अलावा उनका टिप्पणी था, पढ़ के बताना चाहूँगा मैं।
Justice Varale said, how does this happen? On the other one hand, we are celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav, and after 75 years, this is the situation. We can only borrow the words of Shakespeare in Hamlet and says, something is rotten in the state of Denmark. तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन था जस्टिस वराले का कर्नाटका सरकार के प्रति। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो जस्टिस वराले को खास बनाती हैं और जिसके कारण जस्टिस वराले को कम से कम 5 सीनियर न्यायाधीशों के ऊपर मौका दिया गया। अब मेरे पास मैं देखता हूँ, मेरे पास वो कोलोजियम का रिकमेंड करते समय जो लिखा है इनके बारे में वो है, अगर मिल जाता तो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। हम सब जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में जो जस्टिसेस हैं उनकी नियुक्ति के लिए कोलोजियम रेकमेंड करती है। कोलोजियम एक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से बनी एक उच्च आधिकारिक समिति होती है जो कि रिकमेंडेशन करती है। हम ये भी जानते हैं कि वर्तमान केंद्रीय सरकार ने न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की थी अनुच्छेद 124 ABC में, जिसे कि बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित कर दिया। तो क्योंकि ये आरोप लगते रहे हैं कि जो कोलोजियम है वो उचित तरीके से काम नहीं करती है और उसकी कार्यवाही को पब्लिक डोमेन में आना चाहिए, तो इसीलिए उसी क्रम में वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो रिकमेंडेशन है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, उसके कारण को लिखना शुरू किया है। वो कारण जो उन्होंने लिखा है जस्टिस वराले के फेवर में, वो मैं आपको पढ़ के बताना चाहता हूँ, जिससे कि आपको ये पता लगेगा कि ये कितने उच्च चरित्र वाले और कितने योग्य व्यक्ति हैं। देखिए उन्होंने 2 लाइन में बस पढ़ के सुना देता हूँ। The collegium led by Chief Justice of India D.Y. Chandrachud observed that the judgment authored by him deal with variety of issues in every field of law, यानी उनके द्वारा दिए गए निर्णय विधि के बहुत सारे क्षेत्रों को समाहित करते हैं, बहुत डिफरेंट प्रकार के। He is a competent judge with unimpeachable conduct and integrity, वो एक योग्य और सक्षम न्यायाधीश हैं जिसके आचरण और जिसकी दक्षता को इम्पीच नहीं किया जा सकता, यानी कि उसे भेदा नहीं जा सकता, उसे तोड़ा नहीं जा सकता। एंड हैज थ्रू आउट मेंटेन्ड हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स, और उन्होंने लगातार अपने कार्य क्षमता का और व्यावसायिक प्रतिबद्धता का बहुत ऊंचा स्तर बना के रखा है। तो ये जो उनके एलिवेशन के संबंध में टिप्पणी थी कोलोजियम की, बहुत महत्वपूर्ण बनती है। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस B.R. गवई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस अनिरुद्ध बोस जो है, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अलावा अन्य वो हैं, मेंबर्स हैं कोलोजियम के। तो जस्टिस प्रसन्ना यानी P.B. वैराले जो है, ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। इसके अलावा देखिए मैंने एक आपके लिए एक और बात निकाला है। देखिए ये मैं जो आपको लिखवाऊंगा, 2 लाइन लिखवाऊंगा, और ये है संसद के बारे में। ये संसद के बारे में 2 लाइन है। हम सब जानते हैं कि अनुच्छेद 29 और 30 जो है, ये अल्पसंख्यक व्यक्तियों के अधिकारों को सुनिश्चित करने का एक मूल अधिकार है, हम पढ़ेंगे भी। इसी क्रम में हम ये भी जानते हैं कि अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्तियों को अपने
रुचि की शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने का अधिकार है। इसी क्रम में सर सैयद अहमद खान के द्वारा अहमदिया आंदोलन चलाया गया स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान, जिसमें आप जानते हैं अलीगढ़ मुस्लिम स्कूल और बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उसे कहा जाता है वर्तमान में, की स्थापना की गई ताकि मुस्लिमों का शिक्षण प्रसार प्रचार हो सके। इसमें एक केस है 1967 में आया था और वो केस था अजीत बासा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और अजीत बासा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये कहा गया कि ये जो एएमयू है, ये एएमयू जो है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है, यानी अल्पसंख्यक नहीं है संस्थान। क्यों नहीं है? क्योंकि इसे इंस्टीट्यूट के द्वारा स्थापित किया गया है, इसे अल्पसंख्यक ने स्थापित नहीं किया है, क्योंकि बाद में एएमयू को रेगुलेट किया जा रहा था उससे। ये अजीत बासा का जजमेंट था। हम जानते हैं कि अल्पसंख्यक जब खुद उसकी स्थापना करेगा तभी उसे उसकी मैनेजमेंट का अधिकार मिलता है, और ये बात 29 में लिखी गई है, रेड विथ 30 क्लाउज 1। अब इसमें क्या हुआ कि 1981 में एक अमेंडमेंट पास किया गया जिसने इस अजीत बासा के जजमेंट को डाइल्यूट कर दिया, और 1981 में पार्लियामेंट जो थी उसने एएमयू को, यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज एक्ट 1920 को माइनॉरिटी स्टेटस अमेंड किया, माइनॉरिटी स्टेटस दे दिया। हालांकि 2006 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक निर्णय ने इसे फिर से असंवैधानिक घोषित कर दिया। तो अब देखिए क्या है, जो फैक्चुअल मैट्रिक्स है वो ये है कि अल्पसंख्यकों को अधिकार है अनुच्छेद 2930 के अंतर्गत। अजीत बासा वाले मामले में यह तय किया गया कि एएमयू अल्पसंख्यक इंस्टीट्यूशन नहीं है, तो फलस्वरूप जितने भी अधिकार मिलते हैं 2930 में वो उसको नहीं मिलेंगे। 1981 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एएमयू एक्ट जो है 1920 का, उसमें अमेंडमेंट कर दिया और उसको माइनॉरिटी स्टेटस दे दिया, और फिर बाद में 2006 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसे निगेट कर दिया या मना कर दिया। अब वर्तमान में 7 जजेस बेंच जो कि चीफ जस्टिस लीड कर रहे हैं के द्वारा एएमयू के माइनॉरिटी स्टेटस के संबंध में मामला चल रहा है। अब इसमें क्या हुआ, मैं जो आपको नोट कराना चाहता हूं वो बात क्या है कि जो हमारे वर्तमान में अटॉर्नी जनरल हैं, उन्होंने ये जो तुषार मेहता है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि मैं संसद जो अमेंडमेंट करेगी उससे बाध्य नहीं हूं। तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, इनफैक्ट हैं, उन्होंने ये उनसे प्रश्न किया कि आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ ऑफिसर होने के नाते ये कैसे कह सकते हैं कि एक विधि जो संसद के द्वारा पास की गई उससे आप बाध्य नहीं हैं। मैं वो पढ़ के उनका स्टेटमेंट बताता हूं। दिस इज रेडिकल, ए लॉ ऑफिसर सेइंग दैट ही वोंट अबाइड बाय व्हाट पार्लियामेंट हैज हेल्ड। Can we hear any organ of the union say that they won't support the amendment notwithstanding that it has been passed by parliament? The parliament, ये वो चौंक गए।
उसके बाद उन्होंने संसद के लिए जो कुछ कहा है वो मैं आपको एक लाइन में बताना चाहता हूं, लिखवाना चाहता हूं, ताकि संसद की महत्ता पर अगर कोई विचार आपसे पूछा जाता है तो उसके लिए आप सक्षम रह सकें। देखिए मैं लिख रहा हूं, उन्होंने कहा द पार्लियामेंट इज एन इंडिस्ट्रक्चरेबल यानी अविनाशी इनडिस्ट्रक्टेबल, उसके बाद यानी अविनाशी, इंडिविजिबल यानी अविभाज्य, एंड कंटिन्यूअस एंटिटी। कंटिन्यूअस मतलब निरंतर। ये एक बहुत अच्छा मुझे कोटेशन लगा, इसीलिए मैंने आपको लिखवा दिया। द पार्लियामेंट इज एन इंडिस्ट्रक्टेबल यानी अविनाशी, इंडिविजिबल यानी अविभाज्य, एंड कॉन्टिन्यूअस यानी निरंतर, एंटिटी यानी निकाय है। इसी को कहते हुए कोर्ट ने कहा कि आप कैसे कह सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक अधिकारी पार्लियामेंट द्वारा पास किए गए अमेंडमेंट से या लॉ से बाध्य नहीं है। ये नोट कर लेना है, चाहे तो आप यूज कर लें। 7 जजेस बेंच है, बिल्कुल सव्यसाची ने कहा है, मैं सहमत हूं, 7 जजेस बेंच है। तो ये संसद के बारे में अच्छी टिप्पणी थी। मैं ये प्रयास करूंगा कि लीगल एप्टीट्यूड की हर क्लास में लीगल करंट भी आपको मैं कुछ बताऊं जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे। जैसे मैंने आज 2 बातें आपको बताई, एक तो मैंने संसद के बारे में कोटेशन बताया जो कि एमयू के माइनॉरिटी स्टेटस केस में बताया जा रहा है, और दूसरा मैंने जस्टिस वराले के एलिवेशन के संबंध में आपको बताया है। अब देखिए, अब 2 जजमेंट मैं लेना चाहता हूं आप लोगों के लिए। एक जजमेंट तो है, सबसे पहले मैं उसका नाम लिख दूंगा और उसके बाद फिर मैं आपको, देखिए एक तो जजमेंट है रजवंती देवी उर्फ रजवंती कुमारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया यानी भारत संघ। ये जनवरी 2023 सुप्रीम कोर्ट केस है। अब इसका पूरा एक आधार बता देता हूं। इसमें जो है ये क्यों रिलेवेंट है आपके लिए, इसमें जमानत आवेदनों और निर्णयों को आरक्षित रखने के लिए गाइडलाइन दी गई, दोनों के लिए। तो जो जमानत के आवेदनों के लिए गाइडलाइन है वो आप जानते हैं एक सेलिब्रेटेड केस है, हम कभी रखेंगे उसे अपने एजेंडा में। सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस सीबीआई में उसमें एक डायरेक्शन दिया गया था, अभी 2 लाइन में वो बता दूंगा। लेकिन
ये जो है निर्णय के ये मुख्य मामला रजवंती देवी वाला निर्णयों के आरक्षित रखे जाने के संबंध में गाइडलाइन से रिलेटेड है। इसमें क्या हुआ कि पटना हाई कोर्ट में एक बेल एप्लीकेशन रखी गई थी, एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन फाइल की गई, जिसमें हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने अपना ऑर्डर रिजर्व कर लिया 7/4/2022 को, 7/4/2022 को, और एक साल बाद यानी 4/4/2023 को उसने अपना निर्णय सुनाया। ध्यान रखना है एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन है, जिसमें आप जानते हैं इंटरिम ऑर्डर देना मैंडेटरी है अंडर सेक्शन 438 सीआरपीसी, लेकिन फिर भी पटना हाई कोर्ट ने इस एप्लीकेशन को डिसाइड करने में लगभग 1 वर्ष लगा दिया। तो इसी के अगेंस्ट चले आए पिटिशनर्स। तो जब 17 जनवरी को कॉल किया गया, तब रजिस्ट्रार जनरल से रिपोर्ट मांगी गई कि क्यों इतना डिले हुआ और क्या वास्तव में इतना डिले हुआ है। तब कोर्ट ने जो है कहा कि तब ने बहुत आश्चर्य प्रकट किया कि बेल एप्लीकेशन के निपटारा करने में जो निर्णय को रिजर्व किया गया वो 1 वर्ष किया गया, और ये बहुत आश्चर्यजनक था। कोर्ट ने इसमें 2 बातें कही। एक तो उसने डिसप्लेजर व्यक्त किया, यानी कि अपनी नाखुशी जाहिर की, वो स्टेटमेंट में भी आपको बताऊंगा। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि इस न्यायालय ने अनिल राय वर्सेस बिहार स्टेट, बिहार राज्य नामक मामले में कुछ डायरेक्शन दिए हैं रिजर्व करने के लिए, उनका पालन किया जाना चाहिए। उन्होंने सारे हाई कोर्ट्स के जनरल रजिस्ट्रार जनरल्स को इसका कॉपी भिजवाया और कहा कि इसको फॉलो किया जाए। और क्या कहा है बताता हूं। The Supreme Court in a recent order directed all the courts to scripturally follow the direction guideline issued by it for the expeditious delivery of judgment and disposal of bail application. देखिए एक शब्द यूज किया उन्होंने, SCRUPOUSLY, इस स्क्रिप्चरली, इसका मतलब होता है अति सतर्कता पूर्वक। यानी कोर्ट ने कहा कि बेल एप्लीकेशंस को और न्यायालयों को रिजर्व करने के लिए अति सावधानी पूर्वक निर्णय लिए जाने की जरूरत है। कोर्ट ने यह भी कहा कि निर्णयों के रिजर्व करने के लिए इस मामले में दी गई गाइडलाइन को फॉलो किया जाए और बेल एप्लीकेशंस को निपटारा किए जाने में सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस सीबीआई में जो गाइडलाइन दिया गया था उसका पालन किया जाए। इसमें देखिए जो कहा था, शॉर्ट में 2 लाइन में बता देता हूं। बेल एप्लीकेशन ought to be disposed of within a period of 2 weeks except if the provision mandates otherwise, with the exception being an intervening application. Application for anticipatory bail are expected to dispose within a period of 6 weeks. तो उन्होंने 2 सप्ताह और 6 सप्ताह का एक वो बेसिक क्राइटेरिया रख दिया कि इसके भीतर आपको इसको निपटाना जरूरी है। और ये जो अनिल राय वाला केस था, ये हालांकि उन्होंने हाई कोर्ट्स के ऊपर ये भी छूट दे दिया कि कैसे इन बेल्स को एप्लीकेशंस को अब निपटाया जाना है, इनके लिए क्या मैकेनिज्म होगा, क्या प्रक्रिया होगा, ये आप लोग डिसाइड करेंगे। तो
ये मामला जो रजवंती देवी वाला है, ये दो कारणों से महत्वपूर्ण है। एक तो ये कि इसमें कोर्ट्स को, सारे हाई कोर्ट्स को डायरेक्शन दिया गया कि सत्येंद्र कुमार अंतिल वाले मामले में जो डायरेक्शन दिया गया उसे फॉलो किया जाए, और दूसरा अनिल राय वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार वाले मामले में जो डायरेक्शन दिए गए हैं इस कोर्ट के द्वारा निर्णय को रिजर्व करने के संबंध में, उसका फॉलो किया जाना जरूरी है। इसी क्रम में उसने ये भी कहा कि उच्च न्यायालय इस एप्लीकेशन के निपटाए जाने में जो प्रक्रिया होगी उसको तय कर सकता है। अब अनिल राय का कुछ बातें आपको मैं शॉर्ट में बताता हूं, पढ़कर बताता हूं, और उसके बाद उसको मैं लिख दूंगा, आप उसको नोट करेंगे। चाहे ये आपके पास वीओडी रहेगी, आप उसको जब चाहे तब सुन सकते हैं। देखिए पहली बात क्या है, इन्होंने कहा गाइडलाइन जो है, पहली गाइडलाइन, द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट में इशू अप्रोप्रिएट डायरेक्शन टू रजिस्ट्री दैट इन ए केस where judgment is reserved and pronounced later, a column to be added in the judgment where on first page after the case title, date of reserving judgment और date of pronouncing it separately mentioned by court officer concerned। इन्होंने कहा कि पहला गाइडलाइन ये है कि अगर मान लीजिए किसी मामले में रिजर्व किया जाता है जजमेंट, रिजर्व करने का मतलब है कि जजमेंट हम क्या होगा वो बाद में सुनाएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपने रजिस्ट्री को ये डायरेक्शन देंगे कि जब भी आप जजमेंट का कॉपी दें तो उसमें पहले पेज पर ये कॉलम होना चाहिए कि ये कब डिसाइड किया गया और कब रिजर्व किया गया, कितने दिन रिजर्व रहा और कब सुनाया गया, ये कॉलम अलग से बना के लिखा जाए उसमें। एक बात। दूसरी बात, the chief justice of high courts on their administrative side should direct the court officers reader of the various benches of high court to furnish every month list of cases the matter where the judgment reserved and not pronounced within the period of that month। इन्होंने कहा कि जितने भी मुख्य न्यायाधीश हैं हाई कोर्ट के, वो अपने प्रशासनिक जो विभाग हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन जो अफसर्स हैं या जो रीडर्स हैं उनको ये डायरेक्शन दें कि वो हर महीने वो लिस्ट बताएं जिनमें निर्णयों को रिजर्व किया गया है और उस महीने में नहीं सुनाया गया है। तीसरी बात, अगर जो फाइनल आर्गुमेंट है वो हो जाता है और जजमेंट 2 महीने के भीतर नहीं सुनाया जाता है, तब जो कंसर्निंग चीफ जस्टिस हैं वो उस बेंच से उस मामले की तरफ ध्यान आकृष्ट कराएंगे, लेकिन ये एक सील्ड कवर में होगा, कॉन्फिडेंशियल होगा, ये सबके सामने नहीं जाएगा। ये चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी है कि अगर विद इन ये टाइम है, इट इज अ टाइम विद इन ए पीरियड ऑफ 2 months द चीफ जस्टिस शैल कंसर्न शैल draw the attention of the bench concerned to the pending matter. The Chief Justice may also see the desirability of calculating the statement of such cases in which judgment have been not been pronounced within period of 6 weeks। अगर 6 वीक के भीतर नहीं सुनाया जाता है तब उनका ध्यान आकर्षित करेंगे सीलबंद लिफाफे में। अगला डायरेक्शन है, where a judgment is pronounced within 3 months from the date of reserving it, any of the parties in the case is permitted to file application in the High Court with a prayer of early judgment. Such an application, as when filed, shall be listed before the bench concerned within 2 days excluding the intervening holidays। कह रहे हैं अगला डायरेक्शन था कि अगर 3 महीने के भीतर जजमेंट नहीं सुनाया जाता है तब कोई भी एग्री पार्टी या कोई भी पार्टी एक एप्लीकेशन फाइल कर सकती है हाई कोर्ट में, जिसमें कि एक प्रेयर होगी कि जल्दी से जल्दी निर्णय दिया जाए, और रजिस्ट्री का एक कर्तव्य होगा कि जिस दिन वो फाइल किया जाए उसके 2 दिन के भीतर उसे लिस्ट किया जाए। और लास्ट में, इफ द जजमेंट फॉर एनी रीजन इज नॉट प्रोनाउंस्ड विद इन ए पीरियड ऑफ 6 months, एनी ऑफ पार्टीज ऑफ द सेड लिस्ट शैल बी इंटाइटल्ड टू मूव एन एप्लीकेशन बिफोर चीफ जस्टिस with a prayer to withdraw of such case and to make। अगर 6 महीने के भीतर
जजमेंट नहीं सुनाया जाता है रिजर्व करने के, तो कोई भी पक्षकार उस मामले का चीफ जस्टिस के पास ये आवेदन कर सकता है कि वह उस मामले को उस बेंच से विड्रॉ करें और किसी दूसरे बेंच के सामने प्रस्तुत करें। तो ये अनिल राय में ये जो सारी गाइडलाइन थी, ये इस रजवंती देवी वाले मामले में कोर्ट ने फिर से इस पर टिप्पणी की है, इसको पालन किया जाना मैंडेटरी बनाया है। यहां तक कि जितने भी चीफ जस्टिस हैं और उनके रजिस्ट्रार जनरल हैं, सबको इस निर्णय की एक कॉपी भेजी गई है और उनसे कहा गया है कि आप उसे सुनिश्चित करवाने का प्रयास करें। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की है कि हमें यह मालूम है कि न्यायालय बेल एप्लीकेशंस और अन्य मामलों के भार से ओवरबर्डेंड हैं, यानी कि अत्यधिक भारित हैं, उनके ऊपर अत्यधिक भार है, लेकिन फिर भी ऐसा किया जाना उचित नहीं होगा। जजमेंट एक रीजनेबल लिमिट तक ही रिजर्व किए जाने चाहिए, उसके बाद उन्हें सुनाया ही जाना चाहिए। तो एक जजमेंट तो ये था। दूसरा जजमेंट है, देखिए मैं साइटेशन लिखता हूं इसका आपके समक्ष। 22 जनवरी 2024 को डिसाइडेड है ये है मरियम फसीहुद्दीन एवं अन्य वर्सेस राज्य द्वारा अडुगोड़ी पीएस यानी पुलिस स्टेशन एवं अन्य देखिए इसमें क्या हुआ, इसमें देखिए एक बहुत बढ़िया बात डिसाइड की गई। पहले मैं आपको वो बता देता हूं। देखिए जो धारा 420 आईपीसी है, ये छल से रिलेटेड है। छल से इसमें क्या होता है, आप जब आपने छल पढ़ा होगा आप जानते होंगे कि जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को बेईमानी पूर्वक या कपट पूर्वक आशय से प्रवंचना करके उसे कोई संपत्ति देने के लिए उत्प्रेरित करता है तो छल का अपराध होता है। और जब यही उत्प्रेरण उस आशय के साथ कर जाकर के उस संपत्ति प्राप्त हो जाती है तब 420 का अपराध होता है। अब इसमें क्या हुआ कि इस मामले में ये जो अपीलेंट हैं, ये इनका विवाह हुआ एक व्यक्ति से जो कि लंदन में रहता था, और ये दोनों लोग लंदन में रहने के लिए इन्होंने डिसाइड किया। और उसके बाद जो है वाइफ को लंदन में छोड़ करके ये चले आए। वहां पर वाइफ जो है अपने रिलेटिव्स के घर रहने लगी। उसी के बाद उनके एक चाइल्ड हुआ इस वेडलॉक से, और फिर ये वाइफ जो है इंडिया में आने के लिए एक पासपोर्ट जो है चाहती थी, और उसके लिए इनके हस्बैंड के डायरेक्शन की जरूरत थी। तो इन्होंने क्या किया कि हस्बैंड से जब इन्होंने कहा कि आप हमको एक डायरेक्शन दे दीजिए और हमको एक डायरेक्शन दे दीजिए और ताकि मैं उस बच्चे का पासपोर्ट बनवा के इंडिया आ सकूं, तो इनके हस्बैंड ने मना कर दिया। तब इन्होंने क्या किया कि अपने हस्बैंड का साइन बना करके पासपोर्ट ऑफिस में सबमिट कर दिया कि मुझे मेरे हस्बैंड की तरफ से डायरेक्शन है, और इनको मिल गया उसके पासपोर्ट का अलाउ, मतलब नो ऑब्जेक्शन, और फिर उसको लेकर के इंडिया आ गए।
जब ये लेकर के इसको इंडिया आ गई, तब इनके हस्बैंड ने इनके और इनकी फैमिली वालों के अगेंस्ट चीटिंग का एक मुकदमा फाइल कर दिया। 420 का मुकदमा दायर कर दिया। और उसी संदर्भ में ये पूरा निर्णय है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बाद में, तो जब ये मुकदमा फाइल हो गया, देखिए, द FIR वर रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 420 चीटिंग एंड डिसऑनेस्टली इंक्लूडिंग डिलीवरिंग ऑफ प्रॉपर्टी, 468 forgery for the purpose of cheating, 471 using and genuine forged document read with 34 of IPC। बाद में पासपोर्ट एक्ट का सेक्शन 12B भी इसमें जोड़ दिया गया था। अब एक सीधी सी बात है, इसमें दो मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट थे। एक तो मुद्दा यह था कि क्या हस्बैंड के साइन का बनाना फोर्जरी थी, यानी 468 क्या था छल के पर्पस से, और दूसरा क्या 420 हुई थी। कोर्ट ने चीटिंग की परिभाषा का आकलन करते हुए ये तय किया कि चीटिंग के लिए प्रवंचना, बेईमानीपूर्ण और कपटपूर्ण आशय का होना, जिस समय उत्प्रेरित किया जाए प्रवंचना से उस समय आशय का होना, और बाद में संपत्ति की डिलीवरी करना मैंडेटरी है या उत्प्रेरित करना मैंडेटरी है। कोर्ट ने कहा इस मामले में चूंकि पत्नी का न तो बेईमानीपूर्ण आशय था और ना ही कपटपूर्ण आशय था, इसलिए वो चीटिंग की दोषी नहीं है। और चूंकि वो चीटिंग की दोषी नहीं है तो 468 रेड विद 471 का अपराध भी नहीं बनता है। तो इस मामले में ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात तय की गई कि अगर किसी व्यक्ति का मिथ्या दस्तावेज बनाते समय बेईमानीपूर्ण या कपटपूर्ण आशय नहीं होगा तो वह चीटिंग के लिए या फोर्जरी के लिए या चीटिंग फ्रॉम फोर्जरी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। ये एक बहुत अच्छी बात थी जो हमको जानना चाहिए। दूसरी बात, इसमें एक दूसरा पॉइंट ऑफ लॉ बहुत अच्छा डिस्कस किया गया। हम सब ये जानते हैं कि देखिए मैं लिख देता हूं जिससे आप लोगों को मालूम रहे सारी बातें। हम सब ये जानते हैं कि सेक्शन 173(8) जो है ये सप्लीमेंट्री चार्जशीट की बात करती है। यानी कि ये कहती है कि अगर पुलिस रिपोर्ट एक बार फाइल हो जाए तो उसके बाद उसी मामले में साक्ष्य अगर मिलते हैं तब जो है आप अतिरिक्त जांच कर सकते हैं, सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल कर सकते हैं। इसी मामले में क्या हुआ कि हस्बैंड के खिलाफ 420, 471, 468 सपटित धारा 34 के अगेंस्ट मुकदमा दर्ज कराया गया, चार्जशीट फाइल हो गई। चार्जशीट फाइल होने के बाद फिर से देखिए सेक्शन 468, सेक्शन 420 और सेक्शन 471 का पुलिस रिपोर्ट फाइल हो गई, यानी चार्जशीट फाइल हो गई। चार्जशीट फाइल होने के बाद इसमें इन्होंने जोड़ा सेक्शन 12B पासपोर्ट एक्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने यह तय किया कि जब पुलिस रिपोर्ट फाइल की जाए और मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले ले तो कॉग्निजेंस लेने के बाद आप 173(8) यानी कि धारा 173 के 8वें खंड के अनुसार यदि आप पूरक आरोप पत्र फाइल करते हैं यानी सप्लीमेंट्री चार्जशीट अगर आप फाइल करते हैं तब आपको अतिरिक्त साक्ष्य दिखाना होगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण फाइंडिंग होगी। यानी सप्लीमेंट्री चार्जशीट के लिए फर्दर
एविडेंस आपको दिखाना होगा। और इस मामले में चूंकि कोई फर्दर एविडेंस नहीं था, उन्हीं पूर्व साक्ष्यों के आधार पर मामले को ऐड किया जा रहा था। इसलिए ये जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की गई है, इस धारा के तहत आरोप पर ये फाइल नहीं की जा सकती। तो इसी केस में यानी कि मरियम फसीहुद्दीन एंड अदर्स वर्सेस स्टेट के मामले में दो महत्वपूर्ण बातें हमको जानने को मिलती हैं। पहला बात हमको जानने को क्या मिलता है कि 420 के लिए या फोर्जरी के लिए बेईमानी पूर्ण या कपटपूर्ण आशय का होना जरूरी है, जबकि प्रवंचना द्वारा उत्प्रेरित किया गया हो तब। और दूसरी बात हमको क्या पता लगती है कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट के लिए फर्दर एविडेंस को शो किया जाना जरूरी है। यानी कि एक बार अगर चार्जशीट फाइल हो जाए और उस चार्जशीट के फाइल होने के बाद फिर से कोई चार्जशीट फाइल की जानी है सेक्शन 173(8) के अंतर्गत, तब वह चार्जशीट तब तक फाइल नहीं की जा सकती जब तक कि नए या अतिरिक्त साक्ष्य ना दे दिए गए हों। तो ये इस क्लास के जजमेंट सेक्शन की बात थी। दो जजमेंट थे और अब लास्ट में क्विकी का सेक्शन है। हम जानते हैं कि क्विकी में हम कोई भी ऐसा कंसेप्ट मैं आपके सामने एक्सप्रेस करता हूं जो कि आपके लिए रेलिवेंट हो, आपके लिए महत्वपूर्ण बनता हो और आपके लिए उपयोगी भी हो, जिससे कि हम ये जान सकें कि हमको कम से कम शब्दों में उत्तर को कैसे एक्सप्रेस करना है, चाहे ओरली और चाहे रिटन में। तो आज के लिए मैंने रेस जेस्टे एक टर्म है उस पर आपको बताने के लिए या एक्सप्रेस करने के लिए सोचा है। और अब देखिए, जैसे प्रहलाद ने पूछा है कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट को बता दो। सप्लीमेंट्री चार्ज, देखिए मैं बता देता हूं सप्लीमेंट्री चार्जशीट क्या होता है कि जब पुलिस अन्वेषण करके एक बार चार्जशीट फाइल कर देती है, यानी आरोप पत्र फाइल कर देती है न्यायालय में, तो उसी के आधार पर आपको मुकदमा चलाया जाता है। वो फाइल होने के बाद अगर मान लीजिए उसी मामले में कुछ नया साक्ष्य मिलता है तो फिर से एक सब चार्जशीट फाइल की जाती है, उसको सप्लीमेंट्री चार्जशीट कहते हैं। उसी की बात हो रही है। तो सेक्शन 173(8) में ये व्यवस्था है सीआरपीसी में, आप देख लीजिएगा उसे। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि रेस जेस्टे के बारे में मैं आपको बताता हूं एक्सप्रेस करके कैसे इसे शॉर्ट से शॉर्ट तरीके से बताया जाए। रेस जेस्टे अंग्रेजी विधि का एक कंसेप्ट है जिसका तात्पर्य होता है एक समव्यवहार के भाग तथ्य। एक समव्यवहार के भाग तथ्य की सुसंगति भारतीय विधि के भी धारा 6 में वर्णित की गई है, परंतु ये अंग्रेजी विधि से नैरो है। नैरो का मतलब सीमित है। अंग्रेजी विधि में एक भाग के समव्यवहार के तथ्यों में यानी रेस जेस्टे में वो सारे तथ्य आ जाते हैं, चाहे वो उससे कनेक्टेड हो या कनेक्टेड ना हो। लेकिन भारतीय विधि में सिर्फ एक समव्यवहार के भाग तथ्य ही आते हैं जो उससे डायरेक्ट कनेक्टेड होते हैं। यही कारण है कि रेस जेस्टे कंसेप्ट की अंग्रेजी विधि में आलोचना की जाती है कि इसमें वो सारे तथ्य आ जाते हैं जो कि उससे डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। रेस जेस्टे यद्यपि भारतीय विधि में दूसरे रूप में वर्णित किया गया है, लेकिन न्यायालयों का यह मानना है कि अंग्रेजी विधि का रेस जेस्टे का कंसेप्ट भारत में लागू होता है। जब यहाँ पर यह बात भी उल्लेखनीय है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 में या अन्य किसी भी धारा में रेस जेस्टे शब्द का उल्लेख हमको नहीं मिलता।
इससे हमको ये निष्कर्ष निकालना पड़ता है कि तकनीकी रूप से रेस जेस्टे जो कि अंग्रेजी विधि का एक प्रचलित सिद्धांत है, वो भारत में उस रूप में लागू नहीं होता। तो ये था आज के लीगल एप्टीट्यूड के क्लास के कंटेंट। इसमें हमने बिल्किस बानो का डिस्कशन का दूसरा भाग, उसके अलावा कुछ लीगल करेंट, 2 जजमेंट और लास्ट में क्विकी रेजिस्ट्री के रूप में देखा। आज यहीं समाप्त करते हैं इस डिस्कशन को। अगली क्लास में नए मुद्दे के साथ, नए जजमेंट के साथ और नई बातों के साथ मैं आपसे पुनः मिलूंगा। विश यू ऑल वेरी गुड लक, गुड नाइट, प्लीज टेक केयर, ऑल द बेस्ट।